नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। तो बात ऐसी हो जो सबके दिलों तक छुए, सबके दिलों तक जाए, मुद्दे ऐसे हो जो आपसे जुड़े हों। अक्सर खबरों के शोर में हमारे आपके काम की बातें छूट जाती हैं तो कुछ बदलने की हमारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। तो नए अंदाज में कुछ कहने, कुछ सुनने, बहुत कुछ समझने की करेंगे कोशिश। इस शो में बात ऐसी होगी कि आप भी कहेंगे ये हुई ना बात। तो आज बात करेंगे हम कोरोना की। कोरोना से हमारी जान पहचान हुए 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस दौरान कोरोना के कई बार हमले हुए, कई बार वायरस हम पर भारी पड़ा और कई बार हमारी जिद वायरस पर भारी पड़ी। आज कोरोना से जंग के लिए हमारे पास वैक्सीन नाम का हथियार है। देश की ज्यादातर आबादी वैक्सीन का सुरक्षा कवच ले चुकी है, लेकिन वायरस फिर से लौटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि संक्रमण की रफ्तार इतनी नहीं है, फैलाव इतना नहीं है कि डरा जाए, फिर भी सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कोरोना अब सामने से नहीं, छिपकर भी हमला कर रहा है। आज कोरोना के इसी नई चाल को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपनी रिपोर्ट आपको दिखाएं उससे पहले आपको यह भी बता दें कि इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। मेहमानों से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इस रिपोर्ट को देखने के बाद। डरते डरते दिल से कोरोना का डर तो निकल गया, लेकिन लगता है कोविड की हमें डराने की आदत नहीं गई। कोरोना के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि फिर संभलने का वक्त आ गया है। अब दिल्ली की ही बात लीजिए, यहाँ कुछ वक्त पहले कोरोना के आंकड़े करीब ना के बराबर पहुंच चुके थे। आज उसी राजधानी में इस वक्त संक्रमण का पॉजिटिविटी रेट 12% पहुंच गया है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 3095 नए मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र और केरल में हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त 3016 एक्टिव केस हैं, तो गुजरात में इस वक्त कोरोना के 2247 मरीज हैं। कर्नाटक में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1037 है, तो दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 932 है। कोरोना को लेकर केरल के हालात चिंताजनक है। यहाँ एक्टिव केस की संख्या 3852 है। ऐसे में सवाल है कि इस नए संक्रमण की वजह आखिर क्या है। कोरोना का जो स्ट्रेन होता है वो हमारे एनवायरनमेंट में म्यूटेशंस के माध्यम से चेंज होता रहता है और आगे भी होता रहेगा। वैक्सीन आने के बाद कोरोना वायरस में कुछ तब्दीलें हुई हैं कि उसको सरवाइव करना है, उसको अपने आप को चेंज करते रहना है। तो हर साल ऐसा एक वेरिएंट आता रहेगा, अभी भी फिर आया है और आगे भी आएगा। तो ये चीजें एक्सपेक्टेड हैं। वी हैव टू बी कॉशियस, हमें कॉशियसली बिहेव करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना से हमने डटकर मुकाबला किया है। इस वायरस को कैसे मात देनी है ये भी हमें बखूबी पता है। यही नहीं, आज हमारे पास कोरोना की वैक्सीन भी है, लेकिन हाल फिलहाल जिस तरह से अचानक वायरस ने संक्रमण की रफ्तार बढ़ाई है, उससे हर जहन में ये सवाल है कि ये वायरस का कोई नया पैंतरा तो नहीं। थैंकफुली पिछले स्ट्रेन्स थोड़े से कम स्ट्रांग रहे हैं, तो बॉडी पे उन्होंने इतना अफेक्ट नहीं किया है। होपफुली ये स्ट्रेन भी ऐसा ही रहेगा। अभी हमें ये केसेस स्टडी करने पड़ेंगे कि वो कितना ज्यादा इस बार का जो कोरोना स्ट्रेन है वो कितना हमारी बॉडी को नुकसानदेह है। कोरोना संक्रमण के मामलों में पिछले 15 दिनों में आश्चर्यजनक तौर पर उछाल आया है। जानकार भी मानते हैं कि संक्रमण में आए इस उछाल को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐसे में सवाल है, कहीं वायरस की कोई नई लहर तो अंगड़ाई नहीं ले रही, या फिर कोरोना एक नए तरीके से पैर पसारने के मूड में तो नहीं। देखिए, लहर तो कोरोना की हमेशा ही आने की संभावना रहती है, क्योंकि आपने जो भी आपकी वैक्सीन है वो किसी स्ट्रेन के लिए कारगर है। तो कोरोना अपने आप को ऐसे बदलता है कि वो एक नया स्ट्रेन लाता है जो कि उस वैक्सीन को मॉडिफिकेशन करके अपने जेनेटिक प्रोफाइल में चेंज करके लाया है। तो
कोरोना के केसेस तो बढ़ेंगे, ऑब्वियसली बढ़ते ही हैं वो, क्योंकि 1 से 2, 2 से 10, 10 से 20 ऐसे ये बढ़ता है, तो लहर तो आने की संभावनाएं हमेशा रहेंगी। आम से दिखने वाले बुखार ने भी अब अपना मिजाज बदला है और हाल फिलहाल कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के मामले भी बढ़े हैं और ये पैटर्न केवल भारत ही नहीं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दिखा है। सवाल यह है कि कहीं ये कोरोना का छुपा वार तो नहीं। यही वजह है कि आईसीएमआर अब दिल का दौरा पड़ने से होने वाली मौतों और कोविड के बीच संबंध को समझने के लिए स्टडी करा रहा है। इसके नतीजे 2 महीने में सामने आएंगे। ऐसा नहीं है कि कोरोना के आने से पहले नहीं आते थे युवाओं में केसेस। हाँ, अब कुछ ज्यादा आने लग गए हैं। जैसे आपने कहा, स्टडीज चल रही हैं इस पे टू कंक्लूसिवली प्रूव दीज थिंग्स। हमारे पास पूरा कॉजल रिलेशनशिप नहीं है, बट डेफिनेटली जब कोरोना था, जब इससे भी पहले आता था, तो हमारे पास केसेस आते थे जिसमें हम देखते थे कि क्लॉट बनने के कारण खून का थक्का इतना ज्यादा होता था नस में ब्लॉकेज नहीं होती थी, खून का थक्का मेनली होता था। तो दैट शोज कि उन केसेस में एक्चुअली कोरोना ही एक रीजन था, मे बी ब्लॉकेजेस नहीं थी। बट ऐसे केसेस बिना कोरोना के भी आते हैं, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि हाँ कोरोना ही रिस्क फैक्टर है या और भी एडेड रिस्क फैक्टर्स हैं। इस पे और स्टडीज होनी चाहिए। जाहिर है कोरोना से हमारी कई बार मुठभेड़ हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं कि कई लहरों की इस मुठभेड़ में शुरू में कोरोना हम पर भारी पड़ा, लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सच है कि कोरोना को आखिरकार हमने मात दी। कहते हैं इंसानों की जिद से ज्यादा जिद्दी वायरस होता है, लेकिन कोरोना से लड़ाई के दौरान हमने भी बचना सीख लिया है। सवाल ये है, क्या कोई ऐसा सुरक्षा कवच तैयार हो सकता है जो कोरोना के सीधे अटैक से भी बचाए और छुपे वार से भी? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो कोरोना के इस नई चाल पर हम बातचीत करेंगे, सुरक्षा कवच पर बातचीत करेंगे और डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो केसेस बढ़ रहे हैं इसकी वजह क्या है और क्या कोई कनेक्शन है हार्ट अटैक और कोरोना का। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोज कुमार इस समय जुड़ चुके हैं, जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं, हेड है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के मैक्स हॉस्पिटल। इसके अलावा डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हैं हमारे साथ, फिजिशियन हैं, उनसे भी हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर गीतिका चोपड़ा डाइटिशियन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इसके अलावा योग गुरु धीरज वशिष्ठ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम मेहमानों से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा डॉक्टर मनोज का। डॉक्टर साहब, इस समय जो खबर हमने दिखाई उसमें यह है कि सरकार भी स्टडी करा रही है और ये भी अध्ययन चल रहा है और भी जगहों पर चल रहा है कि जो अचानक हार्ट अटैक केसेस के अंदर उछाल देखने को मिला, लोग अच्छे भले खड़े हैं, गिर जा रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, डेथ हो जा रही है। तो इस कनेक्शन को समझने के लिए स्टडीज की जा रही हैं। क्या कोई कनेक्शन इसका नजर आता है और क्या कोरोना ऐसा कोई इंपैक्ट छोड़ने में सक्षम है कि जो सीधा हमारे दिल पे अटैक करे? जी बिल्कुल। देखिए, हमारे देश में हार्ट अटैक जो है वो कॉमन है, काफी कॉमन है। अगर आप हार्ट डिजीज देखें तो हमारे जो है 10 साल पहले, अगर वेस्टर्न पॉपुलेशन से 10 साल पहले होती है और हमारी जो ब्लॉकेज होती है वो सीवियर और डिफ्यूज होती है, मतलब कि बहुत लंबी ब्लॉकेज होती है। बट यंग इनफैक्ट जो 40 साल से कम उम्र के लोगों को जो हार्ट अटैक होता है उसका अनुपात करीब करीब 25% था। बट अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि 50% ऐसे हार्ट अटैक के पेशेंट्स आ रहे हैं जो 50 साल से कम उम्र के हैं। तो निश्चित तौर पे कुछ चेंजेस तो 2-3 साल में ऐसे हुए हैं। देखिए, मैं आपकी रिपोर्ट में भी सुन रहा था, मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारे यहाँ थोड़ा यंग इन्फार्क्ट और यंग हार्ट अटैक के पेशेंट्स ज्यादा हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज का फर्स्ट प्रेजेंटेशन ही हार्ट अटैक होता है। बट कोरोना आने के बाद, कोरोना को देखिए, कोरोना एक कोविड निमोनिया के अलावा उसने एक ऐसा काम किया था कि जो हमारी ब्लड वेसल से या जो हमारी हृदय की धमनियां हैं या अन्य धमनी शिराओं का जो एक अंदर का लाइनिंग होता है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में इंडोथेलियम बोलते हैं, उसको पूरा उसने जख्मी कर दिया या उसको समझिए कि डैमेज कर दिया। अब क्या है कि वही है जो ब्लड क्लॉट को रोकती थी। तो जो वाइड स्प्रेड जो डैमेज हुआ है लाइनिंग का ब्लड वेसल्स पे, उसके वजह से क्लॉट बनना बढ़ गया है। और बेसिकली जो भी इन्फार्क्ट होता है या जो भी हार्ट अटैक होता है वो इसी वजह से होता है कि आपको हृदय की धमनियां, जिनको कॉर्नरी आर्टरी बोलते हैं, उसमें क्लॉट बन जाता है। अगर मामूली सी भी चर्बी हो, वो अगर रप्चर होती है और क्लॉट की आपकी जो
बनने की संभावना अगर शरीर में ज्यादा है तो वहां पे वो क्लॉट बना के उसकी ब्लड सप्लाई को बिल्कुल अवरुद्ध कर देती है, या कहिए कि मसल्स जो है या जो हृदय की मांसपेशियां हैं वहां कोई ब्लड नहीं पहुंच पाता है। तो निश्चित तौर पे कोरोना का रोल है और ये अब प्रूव हो चुका है। इवन आप देखिए कि लार्जर स्टडीज में प्रूव हुआ है कि जिन लोगों को कोरोना हुआ है, इवन जिनका कोरोना माइल्ड था, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी या जिनको किसी तरह की आईसीयू केयर की जरूरत नहीं पड़ी, उनमें भी हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और स्ट्रोक, जो ब्रेन स्ट्रोक है, उसकी जो संख्या है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। मैं आपके पास लौटता हूं डॉक्टर साहब, मैं आपके पास लौटता हूं, आपसे बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, उन संकेतों को भी समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए कोई सिम्टोमेटिक था, उसको ऊपर भी क्या उतना ही खतरा है और क्या कोई इसकी पहचान हो सकती है, कैसे हम पहचानें, इन पहलुओं को छुएंगे। हम सीधे यहां पर रुक करेंगे डॉक्टर स्वाति का। डॉक्टर साहब, ये जो अचानक उछाल आया है कोरोना केसेस के अंदर, दिल्ली में तो पॉजिटिविटी रेट 12% हो गया है। आज सरकार ने बैठक भी की इस बारे में और उसको लेकर मंथन भी चल रहा है। हम अगर अपने देश में देखें तो 15,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस की संख्या हो चुकी है। तो इस उछाल की वजह आप क्या देखती हैं? कहा जा रहा है कि कोई नया वेरिएंट भी आया है XBB 1.16 करके, ये इसका कितना असर है? देखिए, बिल्कुल ये शुरू से लगातार हम देख रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है वो अपने रूप को लगातार बदलता है, म्यूटेट करता है, अपने आप को और ज्यादा विस्तार पाने के लिए प्रयास करता रहता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो उसके स्पाइक प्रोटीन्स हैं या उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वायरस के, वो म्यूटेट करके अपने आप को इस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं कि वैक्सीन का असर नहीं हो, जो व्यक्ति है उसकी जो एंटीबॉडीज है शरीर की, उसका असर उस पर नहीं हो और वो आसानी से फैल सके और व्यक्ति को भी ग्रसित कर सके। और यही देखिए अब हम देख भी रहे हैं कि अब जो इस वक्त जो वेरिएंट है जिसकी ज्यादातर पुष्टि की जा रही है, XBB 1.16 जो ये वेरिएंट है, ये ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है और इसमें भी म्यूटेशंस हैं जिसकी वजह से ये और तेजी से फैल रहा है और कई बार ये हमारे वैक्सीन से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर के अंदर बनती है उसको भी बाईपास करने की क्षमता रखता है। और ऐसी स्थिति में इसलिए लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं या बाहर निकल रहे हैं या आ रहे हैं जा रहे हैं तो एक्सपोजर होने की संभावनाएं रहती है और लोग ग्रसित होने लगते हैं। लेकिन बहुत जरूरी चीज अब जो समझनी चाहिए वो ये भी है कि DCGI जो नेजल वैक्सीन है उसको स्वीकृति दे चुकी है और इसमें नेजल वैक्सीन काफी बड़ा गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि अभी तक जो हम इंजेक्शन के रूप में कोवैक्सीन या कोविशील्ड लगाते रहे हैं वो संक्रमण की चेन को नहीं तोड़ता है। संक्रमण, जो व्यक्ति संक्रमित हो गया वो आगे दूसरे को संक्रमण पास ऑन कर सकता है, लेकिन नेजल वैक्सीन में ये एक एडेड एडवांटेज है कि जो व्यक्ति इस वैक्सीन को लगवाएगा वो दूसरे को इसको संक्रमण को और आगे पास ऑन करने की संभावनाएं बहुत कम कर देगा। यानी कि एक नेजल इम्यूनिटी की वजह से जो व्यक्ति खांस रहा है या छींक रहा है उससे कोरोना है, उससे दूसरे को कोरोना होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। तो हमें ये नेजल वैक्सीन की तरफ ज्यादा जो है इस वक्त उत्सुकता दिखानी चाहिए और सरकार को भी इसे ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराना चाहिए ताकि हम इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ पाए। और ये हमें मानकर देखिए चलना ही होगा कि कोरोना से हमें पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिल सकती है, क्योंकि वायरस को अभी हम पूरी तरह से जीत नहीं पाएंगे, लेकिन हम लगातार। क्या डॉक्टर स्वाति ये भी हो सकता है कि हम पॉजिटिविटी रेट अगर दिल्ली की बात करें तो 12% जा चुका है, लेकिन क्योंकि हम ये मानकर चल रहे थे कि अब कोरोना को हमने हरा दिया, अब कोरोना नहीं आ पाएगा, ये एक आम धारणा बन चुकी है लोगों के जहन में, लेकिन क्या ये माना जाए कि अगर जो टेस्ट हैं उनका दायरा बढ़ाया जाए, टेस्टिंग को और बढ़ाया जाए, तो ये जो पॉजिटिविटी रेट है ये और भी ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए ज्यादा हो सकता है और मेरे ख्याल से सरकार की तरफ से इसमें कमी नहीं है, क्योंकि टेस्ट की उपलब्धि जो है वो सभी जगह कहीं भी आप जाकर के टेस्ट करा सकते हैं और कहीं भी शॉर्टेज नहीं है। लेकिन लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आया है। बहुत सारे लोग खांसी जुकाम होता है तो कोविड टेस्ट कराना नहीं चाहते और जो एक इस चीज से बचना चाहते हैं, या उन्हें लगता है कि बाकी लोगों को भी इस वक्त और तरह तरह के इन्फेक्शन हो रहे हैं तो शायद ये वही होगा। 4-5 दिन का हर कोई एक तरह से बफर लेकर चलता है कि इतने दिन में नहीं ठीक हुए तब सोचेंगे टेस्ट कराने के बारे में। तो ये एक गलत प्रचलन है और इसी की वजह से हम देख भी रहे हैं कि संक्रमण बढ़ रहा है, क्योंकि जो शुरुआती 4-5 दिन होते हैं संक्रमण के, जिस टाइम आपको बुखार है, आप खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, वही समय होता है जब आप सबसे ज्यादा संक्रमण दूसरे लोगों को देते हैं। लेकिन वही समय हम मिस आउट कर जाते हैं। लोग ऐसी स्थिति में स्कूल भी जाते रहते हैं, ऐसी स्थिति में अपने काम पे भी जाते रहते हैं, बाहर भी निकलते रहते हैं। हम वो शुरू के जो 4-5 दिन है जिनको हम क्रिटिकल और क्रूशियल मानते हैं, उनको हम अक्सर नजरअंदाज कर रहे हैं। और इसी मैं आपके पास आता हूं जी, मैं डॉक्टर स्वाति आपके पास आता हूं। मैं सीधे यहाँ पे गीतिका जी का रुख करना चाहूंगा। गीतिका जी, पूरे कोरोना काल के अंदर 2-3 साल का जो वक्फा रहा है, जो पीरियड रहा है, जो हमने फाइट की है कोरोना से, उसमें कहा है कि
इम्यूनिटी का बहुत ज्यादा रोल है। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जिसकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, वो ज्यादा मजबूती के साथ इस बीमारी से, इस वायरस से लड़ सकता है। और जब बात आती है इम्यूनिटी की, तो उस इम्यूनिटी में हमारा खान पान, हमारी जीवन शैली, हमारी हैबिट्स, हमारी फूड हैबिट्स, हमारी जो दिनचर्या है वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि मौसम चेंज हो रहा है, एक बार फिर से केसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में खान पान के नजरिए से अगर देखा जाए तो किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? देखिए, हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग ऑन मेडिसिन एंड हॉस्पिटलाइजेशन, हमें हमेशा अच्छा खाना खाने की तरफ ध्यान रखना चाहिए। अच्छा खाना खाने का ये मतलब नहीं है कि आपको महंगा खाना खाना है, आपको गुड फूड खाना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट औषधि है जो हम फॉरगेट कर चुके हैं, उसका नाम है सीबकथॉर्न। सीबकथॉर्न एक ऐसी औषधि है जो आपकी जितने भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेज हैं, जिसमें आप कोल्ड एंड कफ की बात करें, कैंसर की बात करें, हार्ट डिजीज की बात करें, आप किडनी डिजीजेस की, ब्लड प्रेशर की, सीबकथॉर्न उन सब पे वर्क करता है। यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी इसके बारे में 3 साल पहले बोल चुके हैं, पर अभी तक इसकी अवेयरनेस नहीं क्रिएट हो पाई है। सीबकथॉर्न को आप ग्रीन टी के अंदर, अब हर्बल टीज के अंदर, आप डिटॉक्स ड्रिंक के लिए किसी भी फॉर्म में उसको पी सकते हैं। उसके अंदर बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फाइटोकेमिकल्स होते हैं, उसके अंदर विटामिन सी होता है भरपूर मात्रा के अंदर, असेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, उसके अंदर हाइड्रोट्रिप्टोफैन। अगर हम किसी भी किस्म की दवाई के अलावा बात करें, अपनी रसोई की हम बात करें, क्योंकि हमने रसोई के अंदर रह के भी कोरोना से जंग लड़ी है, अपने रसोई के नुस्खों से भी जी जी वो उस खान पान की अगर हम बात करें तो वो क्या खान पान हो सकता है? रसोई में सबसे जरूरी है, अब बहुत बढ़िया चीज है मूंग की दाल। आप मूंग की दाल के अंदर पालक, कैबेज, गाजर, बीन्स, सारी सब्जियां मिलाकर आप उसको, मूंग की दाल को सीटी लगाकर आप उसको वेजिटेबल जूस की तरह भी, वेजिटेबल सूप की तरह ले सकते हैं, या आप बॉइल्ड दाल ले सकते हैं। आप स्मूदी बनाइए, स्मूदी के अंदर आप केल, कैबेज, पाइनएप्पल, जो जिसके अंदर एक ब्रोमेलिन, एक ऐसा एंजाइम होता है जो आपको बॉडी को फाइट करता है। ग्रेप्स खाइए, अंगूर खाने से आप कोल्ड एंड कफ को फाइट कर सकते हैं। पपाया खाइए, पपाया के अंदर भी ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपके स्टमक को, आपके गट को ठीक रखते हैं और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। नट्स और एक सीजनल फ्रूट हमें जरूर खाने चाहिए जो आपकी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है। मैं आता हूं डॉक्टर गीतिका आपके पास। मैं सीधे यहाँ पे योग गुरु धीरज वशिष्ठ का रुख करना चाहूंगा। वशिष्ठ जी, जो बात थी कोरोना के टाइम में, उसमें कहा था कि जो बेसिकली ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी डिजीज है, जिसका फैलाव अगर हो जाए तो पूरे शरीर को अपने कब्जे में ले लेती है। तो ऐसे में योग को काफी इंपॉर्टेंट उस समय बताया गया था, खासकर श्वास से जुड़ी जो क्रियाएं हैं उनको काफी इंपॉर्टेंट बताया गया था। अब एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में अपने इम्यूनिटी को योग के जरिए कैसे हम बढ़ाएं आगे? देखिए, शुरुआत में ही जब कोरोना का कोई ट्रीटमेंट नहीं आया था या कोई वैक्सीनेशन नहीं आया था, तब से योग की बहुत ज्यादा वकालत हो रही थी। और उस समय भी हमने अपने आज तक के चैनल पर भी बताया और लोगों ने सामने अपने अनुभव बताए थे कि जो वशिष्ठ प्राणायाम है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव रहा। जब भी कोई पेशेंट जैसे कोरोना ग्रसित हो जाता है तो वो इतनी स्थिति में नहीं रहता है कि सामान्य तरीके का वो आसन प्राणायाम कर सके। वशिष्ठ प्राणायाम में सबसे आसान ये हो रहा था कि वो लेट करके इस प्राणायाम को कर सकते थे, और कोई भी व्यक्ति, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हों या गंभीर रूप से पीड़ित हों, वो सब भी लेटे हुए इस प्राणायाम को कर सकते हैं, जिसमें दोनों पांव को बेंड करना होता था। और सांस लेते हुए पेट को फुलाइए और बहुत धीमे धीमे तरीके से सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर करें। तो ये काफी ज्यादा, चूंकि आपके सांस का संबंध आराम से रहता है, प्राणायाम की ये खासियत है कि ये डायफ्रामिक मूवमेंट करके आपकी सांस की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। और जैसे ही सांस की क्वालिटी इम्प्रूव होती है तो आपके अंदर प्राण का संचार होता है, और सांस का रिलेशन आपके इम्यूनिटी से भी है। और जिस तरह से हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन बनाते हैं, लेकिन वायरस भी तो अपने आप को तैयार कर रहा है, तो हम अपने आप को हटाने में वो कारगर है। इस तरह की कई चीजें हैं। मुझे लगता है कि रोजमर्रा डेट में हमको ज्यादा जागरूक होकर के नित्य योगाभ्यास को अपनाने की आवश्यकता है। धीरज जी, आपके पास लौटूं मैं। डॉक्टर मनोज कुमार का फिर से रुख करना चाहूंगा यहाँ पर। डॉक्टर साहब, दो चीजें हैं जब दिल की बात आती है तो, दो चीजें आती हैं, एक तो नसों की ब्लॉकेज और एक है खून में थक्का जमना, जिसे क्लॉट्स हम कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि इस समय जो हार्ट अटैक की जो वजह बन रही है उसमें क्लॉट्स एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो क्या ये माना जाए, क्योंकि हमने कोविड के टाइम में देखा था कि इसमें जिस समय उसकी दवाई नहीं थी, वैक्सीन नहीं था,
तो ये कहा गया था कि मेडिकल जो मैनेजमेंट है, यानी कि शरीर का जो मैनेजमेंट है, उसमें ब्लड प्रेशर का अहम रोल है, उसमें खून की थिकनेस को भी देखा गया था, तो वो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो क्या ये माना जाए कि ये जो क्लॉटिंग वाली समस्या सामने आई है, इसमें कोरोना की अहम भूमिका है? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई कोरोना ग्रसित हुआ है, सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक दोनों ही केसेस के अंदर, चाहे वो गंभीर था या नहीं था, तो दोनों ही केसेस में क्या ये थक्का जमने की संभावना रहती है, आशंका रहती है? और इसको पहचाना कैसे जाए? क्या इसका कोई सिम्टम होता है? क्या इसका कोई टेस्ट हो सकता है? जी, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से आनंद जी लोगों को बता दूं कि जो हार्ट अटैक होता है उसमें हमेशा एक कंपोनेंट क्लॉट का होता है। देखिए, जो ब्लॉकेज जो धीरे धीरे डेवलप होती है, या जिसको चर्बी की जमाव या एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, वो ऐसा नहीं होता है कि सडनली 100% होता है। वो अधिकांश हार्ट अटैक, इवन जो नॉन क्रिटिकल ब्लॉकेज होते हैं, जो 40-50% से कम के ब्लॉकेज होते हैं, उनके फटने से और फिर ब्लड के साथ मिक्स होने से, क्लॉट बनने से होता है। कोरोना में जो ये थ्रोम्बोटिक पार्ट है या जो क्लॉट बनने वाला पार्ट है, ये बहुत ज्यादा हो गया है। और दूसरी चीज की, जब वो लाइनिंग डैमेज कर दी है कोरोना ने, तो उससे क्या होता है कि क्लॉट प्रिवेंशन के लिए वो लाइनिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। वो हीलिंग के लिए उसमें से कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जिससे नसों का फैलाव बना रहता है, नाइट्रिक ऑक्साइड टाइप की चीजें होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि क्लॉट पहले भी बनते थे। अब देखिए हुआ क्या है कि मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स कोरोना के साथ जुड़ के आए हैं। एक तो लोगों ने बहुत सारे स्टेरॉइड्स यूज किए, उससे उनका शुगर बढ़ गया। ऐसे भी जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर हैं, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, ये सब तो हमारे देश में, स्मोकिंग, ये तो हमारे देश में था ही। कुछ न्यूअर रिस्क फैक्टर भी साथ में जुड़ के आए, जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया। लोग कोरोना में 2-3 साल बिल्कुल चले फिरे नहीं, घर में बंद रहे, बहुत बार लॉकडाउन, और बहुत बार एक्टिविटीज जो है उनकी फिजिकल एक्टिविटी रेस्ट्रिक्टेड रही। अधिकांश लोगों का फिब्रिनोजेन लेवल बढ़ गया जो क्लॉट बनाता है। और अभी एक MRI की स्टडी आई है। बहुत बार क्या होता है कि हम हर सडन कार्डियक डेथ को हार्ट अटैक का मानते हैं। निश्चित तौर पे हार्ट अटैक 50% कॉज होता है सडन कार्डियक डेथ का। सडन कार्डियक डेथ का डेफिनेशन है कि लक्षण शुरू होने से अगर 1 घंटे के अंदर व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसको हम लोग सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। अभी एक स्टडी आई है कि पोस्ट कोरोना जिनको कोविड हुआ था, उनके MRI में बहुत सारे हार्ट में स्कार्स मिले हैं, मतलब जैसे कोई जख्म फील होता है, तो वहां से भी एक हार्ट रेट इरेगुलर होने का संभावना। इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे जी, इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। अभी आपने पूरा इसका जो इसकी वजह है वो बताई है। इन संकेतों को भी समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसका उपाय क्या हो सकता है, कैसे हम इसका उपाय कर सकते हैं, कैसे इससे बच सकते हैं। बात हो रही है कोरोना की। कोरोना फिर से पैर पसारता दिख रहा है। कितना बड़ा ये खतरा है और क्या इससे बचाव का कोई फूल प्रूफ सुरक्षा कवच हम तैयार कर सकते हैं? वैसे वैक्सीन का सुरक्षा कवच हमारे पास मौजूद है, लेकिन इसके अलावा तमाम पहलुओं, और इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं अपने खास मेहमानों के साथ। सीनियर डॉक्टर्स, डाइटिशियन और योग गुरु हमारे साथ मौजूद है। मैं सीधे रुख करना चाहूंगा डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी का। डॉक्टर साहब, इस समय जो कोरोना के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं, टेस्ट इज अ मस्ट, ये आप बता रहे हैं, लेकिन लोगों को मास्क की आदत छूट चुकी है। क्या ये माना जाए कि जिसको लक्षण है वही मास्क पहने, या फिर एक बार फिर से मास्क का दौर दिख सकता है? मास्क एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर इन बढ़ते केसेस को देखकर अपना लेना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से मास्क एक बहुत ही सस्ता, टिकाऊ और बहुत ही सिंपल तरीका है संक्रमण से बचने का। और हम बात यहाँ केवल कोरोना की नहीं कर रहे। देखिए, H3N2 भी इस वक्त आप देख रहे हैं कि पूर्वी भारत में और इस वक्त इसमें नॉर्थ इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और इसका भी संक्रमण हो रहा है। वहीं एडिनो वायरस और तरह तरह के जो ये हमारे सांस से जुड़े वायरस होते हैं, वो इस मौसम जब बदलता है तब काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इन सभी से हमें सुरक्षा देता है मास्क। तो मास्क एक बहुत ही जरूरी चीज है जिसे हमें बिल्कुल अभी अपने साथ लेकर के चलना चाहिए, लगाना चाहिए। और ये समझना चाहिए कि देखिए, कोरोना जब हम बात कर रहे हैं, देखिए अभी डॉक्टर साहब ने भी समझाया कि चाहे आपको कम तीव्र इन्फेक्शन हो या ज्यादा तीव्र इन्फेक्शन हो, दोनों में ही आगे चल के लॉन्ग कोविड सिंड्रोम होना या जो हृदय से संबंधित समस्याएं होनी है, उन सब की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि संक्रमण हल्का हुआ या ज्यादा तीव्र नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, या इसमें हमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, या इन्फेक्शन हो जाए तो कोई बात नहीं। तो ये जो धारणाएं हैं, इनसे डेफिनेटली हमें दूर रहना है और हमें इस चीज को समझना है कि मास्क
और जो हाथों को बार बार साफ करने की बात की जाती है, या हम ये बोलते हैं कि भीड़ भाड़ वाली जगह से बचिए, या जहां वेंटिलेशन अच्छा नहीं है वहां ज्यादा देर तक ना रहे, इन बातों का खास तौर से हमें अभी ध्यान रखना चाहिए। स्वाति जी, हमारे देश में एक बड़े वर्ग ने बूस्टर डोज लिया है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डबल डोज ले चुके हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि जो डबल डोज ले चुके हैं, इस मौजूदा हालात में उनके लिए बूस्टर डोज लेना अनिवार्य है, पहली चीज। दूसरी चीज, और जो ऐसे लोग हैं जो डेंजर जोन में आते हैं, एक प्रकार से इनको बीमारियां हैं, बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, तो उनके लिहाज से क्या ये यहां पे ये भी सवाल लोगों के जहन में उठ रहा है कि बूस्टर डोज के बाद भी कोई एक और डोज लेने की जरूरत है? तो देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, और यही मेरे ख्याल से दुखती नब्ज भी है आज भारत की, कि केवल 27% लोग ऐसे हैं जिन्होंने बूस्टर डोज या प्रिकॉशनरी डोज लगवाई है, और अभी भी हम उसके लिए उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। अगर लोग ये प्रिकॉशनरी डोज लगवा लें तो जो ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन होता है इसको भी हम तोड़ पाएंगे, और साथ ही लोग भी ज्यादा संक्रमित नहीं होंगे। वही देखिए, हमें ये भी समझना बहुत जरूरी है कि क्योंकि वायरस लगातार म्यूटेट कर रहा है, और जो हमारी एंटीबॉडीज बनती हैं वैक्सीन के बाद वो भी धीरे धीरे समय के साथ कम होने लगती हैं, इसलिए आने वाले वक्त में ये जरूर होगा कि हमें और बूस्टर डोज लगवाने पड़ेंगे। देखिए, फ्लू की भी हर साल वैक्सीन आती है और हर साल हमें लगवानी पड़ती है, क्योंकि वो जो नए वेरिएंट्स आ रहे होते हैं उनको टारगेट करके आती है। इसी तरह से कोविड के साथ भी आने वाले वक्त पे ये भी होगा कि वैक्सीन के भी नए नए रूप सामने आएंगे, क्योंकि अभी हम कोवैक्सीन या कोविशील्ड ही ज्यादातर लगा रहे हैं, जो कि ओरिजिनल स्ट्रेन से बना था। लेकिन अब आने वाले वक्त में नए म्यूटेशंस और वेरिएंट को देखते हुए वैक्सीन में भी संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी, और ये भी आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि नए नए तरह के वैक्सीन या वैक्सीन के जो नए रूप होंगे वो भी सामने आएंगे। आते हैं डॉक्टर स्वाति आपके पास। मैं यहाँ पर गीतिका जी का रुख करना चाहूंगा। गीतिका जी, हम दवाओं की तो बात कर रहे हैं, हम प्रिकॉशन की तो बात कर रहे हैं मेडिकली, लेकिन अगर हम अपनी हेल्थ की बात करते हैं तो खान पान भी उसमें जुड़ता ही है, हमारी ईटिंग हैबिट्स भी जुड़ती है, हमारा रहन सहन भी उसमें जुड़ जाता है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने एक डाइट चार्ट बताया था पहले जब आपसे बातचीत हो रही थी कि ये चीजें करनी चाहिए, लेकिन जब डाइट चार्ट की बात आती है तो ऐसे लोगों को भी जहन में रखना होगा जिनको दूसरी बीमारियां हैं, कोई डायबिटिक है, किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को किडनी की दिक्कत है, कोई लंग्स से परेशान है, किसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई दिक्कत है, तो ऐसे लोगों के लिए स्पेसिफिक डाइट, क्योंकि जो डाइट मुझे सूट कर रही है वो हो सकता है दूसरे को सूट ना करे, तो ऐसे में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? देखिए, हमें सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं। हमें ये नहीं सोचना कि हम डाइटिंग कर रहे हैं, हमें हेल्दी खाना खाना है, अच्छा खाना खाना है, हमें अपने आप को डी स्ट्रेस करके रखना है। हमें ऐसे खाने खाने हैं जिससे हमारी बॉडी में डोपामीन और सेरोटोनिन, वो होते हैं हमारे हैप्पी हार्मोन्स, वो सेक्रीट हो ताकि आपकी बॉडी में अब्जॉर्प्शन, मिनरल्स और विटामिन की अब्जॉर्प्शन। और आजकल बहुत ज्यादा लोगों को गट की प्रॉब्लम हो रही है, स्टमक की इश्यूज हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो लोगों को ऐसे खाने खाने चाहिए जिससे उनकी बॉडी का डाइजेशन, उनका गट ठीक हो और उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। और सबसे बढ़िया इम्यूनिटी बूस्टर जो है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बात करी कि शुगर बहुत ज्यादा बढ़ रही है और हार्ट के डिजीजेज हो रहे हैं, बहुत बढ़िया है कि आप अपने लिए डिटॉक्स वाटर रेडी करिए, जिसके अंदर आप हल्दी, उसके अंदर आप मेथरे डाल सकते हैं, जीरा, धनिया, अजवाइन, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, इन सबको इंक्लूड करके आप रात को भिगो दीजिए, या सुबह ही आप इसका एक कॉम्पोजिशन, एक डब्बा बनाकर रख लीजिए 25-25 ग्राम का, और इसको आप भिगोकर, इसको उबाल के छानकर, इसको जरूर अवश्य एवरी डे मॉर्निंग आपको इसको लेंगे तो आपका काफी ज्यादा, आप अपनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कोल्ड एंड कफ से और इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। फ्राइड मत खाइए, अगर कभी फ्राइड खा लेते हैं तो ग्रीन टी पीकर उसको कंपेंसेट कर लीजिए। आधा घंटा वॉक करने जरूर जाइए, अच्छा म्यूजिक सुनिए ताकि आप अपने आप को डी स्ट्रेस करके रखें। रेगुलरली फ्रूट्स खाइए और खूब सारी हरी सब्जियां, वेजिटेबल्स, और क्योंकि ये ईयर ऑफ मिलेट्स है, इनको खूब सारा इंक्लूड करिए। और मोटा आटा जरूर इंक्लूड करिए अपनी डाइट में। पहले हम लोग अपनी डाइट में थिक अनाज, थिक आटा खाते थे, तो उससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, और जितना आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा उतना आपका पेट ठीक रहेगा, तो आपकी इम्यूनिटी अपने आप ही स्ट्रांग रहेगी। आते हैं डॉक्टर गीतिका आपके पास। मैं यहाँ पर धीरज जी का रुख करना चाहूँगा। धीरज जी, जब बात आसनों की आती है तो वहां पर भी एक राइडर ये होता है कि आपको ये फला बीमारी तो नहीं है, क्योंकि योग में भी परहेज बताया गया है कुछ एक आसनों का कि सब आसन सब लोग नहीं कर सकते। और जो श्वास से जुड़े आसन है, जो सांस से जुड़े आसन है, उनके बारे में भी कहा जाता है कि अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आपको बीपी की दिक्कत है, अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है, तो ये आसन आपको नहीं करने चाहिए। तो हम आपसे जानना चाहते हैं वो कौन से आसन है जो सब लोग आसानी से कर सकते हैं, सबके लिए मान्य है, और जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में, हमारी काया को निरोगी रखने में सहायक हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा
की, क्योंकि ये सांस से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड चीजें हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो भी फास्ट सांस की क्रियाएं हैं, जिसको आजकल प्राणायाम करके भी परोस दिया गया है, उनसे हमें बचना चाहिए। जैसे अस्थमैटिक भी व्यक्ति हो या जिनको इन्फेक्शन हो गया हो, उनको कपालभाति, भस्त्रिका, इस तरह की जो श्वसन क्रियाएं हैं उससे परहेज करना चाहिए। और जितना स्लो डीप ब्रीदिंग है, जैसे कि नाड़ी शोधन प्राणायाम, आजकल हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, भ्रामरी है, कि जो हमारे अंदर जितना रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स भी बढ़ाए। सिर्फ ये श्वास की गति को ही बेहतर नहीं करता है, श्वास का संबंध सीधे मन से है, मन से शांति से है। और जितना हमारा मन शांत होता है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। हम जब तनाव में होते हैं तो हमारा इम्यूनिटी लो हो जाता है। इसीलिए सबसे पहली बात, कोरोना को लेकर के एक भय का आवरण हमारे अंदर नहीं चढ़ना चाहिए, और हम वो तमाम चीजें करें जिससे हम निर्भय हो सके, निडर हो सके। तो आप प्राणायाम में इन तमाम चीजों का ख्याल रखिए कि तीव्र गति से सांस लेने से आपको और डिस्कम्फर्ट हो सकता है, क्योंकि आपकी पहले से ही सांसें डिस्टर्ब है। आसनों में आपने कहा कि कई सारे सरल आसन हैं, आप चाहें तो हम यहाँ पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जिससे साधकगण या श्रोता या दर्शक आपके देख सकते हैं। लेकिन जो सबसे इजी है, जैसे मैंने कहा भुजंग आसन, चाहे वो हार्ट पेशेंट हो, अस्थमा के मरीज हो, इन्फेक्शन हुआ हो, वो सब भी आसानी से कर सकते हैं। सेतुबंध आसन आसानी से कर सकते हैं। बैक बेंडिंग में खास तौर पे इसीलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि बैक बेंडिंग करने से यहाँ जो थाइमस ग्लैंड है, जो टी सेल जनरेट करता है, हम थाइमस को सपोर्ट करते हैं, लंग्स को, हार्ट को एक साथ सपोर्ट करते हैं। जितना हमारा बैलेंस में रहेगा, हमारी इम्यूनिटी उतनी बूस्ट रहेगी। धीरज जी, आपके पास बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, सीधे रुक करेंगे डॉक्टर मनोज का। डॉक्टर साहब, हम लगातार बात कर रहे हैं क्लॉट्स की, हम बात कर रहे हैं उस डैमेज की जो कोरोना ने हमारे हार्ट को की है या उससे जुड़े वेसल्स को की है। अब सवाल यह है, क्या इनकी रिकवरी पॉसिबल है? क्या इनको रिकवर किया जा सकता है? और क्या वो संकेत हो सकते हैं? संकेत के बारे में जरूर बताइएगा जिससे कि लोग समझ सके। क्या किसी टेस्ट के जरिए हम जान सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, हार्ट अटैक जब भी आता है तो उसके कुछ वार्निंग जो साइन और सिम्टम्स हैं वो थोड़े 1-2 दिन पहले होते हैं, बट एक्चुअली वो इतने स्पेसिफिक नहीं होते हैं जिसको कि हम लोग इग्नोर कर जाते हैं। लोगों को आम धारणा है कि बाईं तरफ छाती में अगर दर्द हो तो हार्ट अटैक का दर्द हो सकता है या हार्ट का पेन हो सकता है, बट यहाँ माउथ, एंगल ऑफ माउथ से लेके नाभि तक कहीं भी हार्ट अटैक का दर्द हो सकता है। तो ऐसे संकेत आपको मिलते हैं। यूजुअली आपको कुछ कंधों में दर्द या गले में खिंचाव, ऐसा डिस्कम्फर्ट सा महसूस होता है। कभी कभी एसिडिटी के फॉर्म में, चूंकि राइट साइड की अगर आर्टरी बंद होती है तो एसिडिटी से सिम्टम्स मिलते हैं। तो इन सब सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि देखिए, हार्ट अटैक कोविड के बाद बढ़ा है। ये अभी जो जर्नल में पब्लिश हुई है, जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, कि हार्ट अटैक सारे एज ग्रुप में बढ़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा 25 से 44 साल की जो उम्र में है उसमें करीब करीब 30% की वृद्धि हुई है। तो यूथ को बहुत ज्यादा अलर्ट रहना होगा। कॉमन टेस्ट है, अगर आपको चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है अपने चिकित्सक के पास जाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ब्रेथलेसनेस होने लगी है या कभी कोल्ड स्वेटिंग हो रही है, ये सारे संकेत जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक साधारण सा टेस्ट है, ईसीजी कराइए। ईसीजी में बहुत सारी चीजें मिल जाती है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एक इकोकार्डियोग्राफी है या हार्ट का अल्ट्रासाउंड, वो कराने से आपको हार्ट का फंक्शन भी पता चलता है। कई बार देखा गया है कि पोस्ट कोविड या कोविड होने के बाद हार्ट की जो पंपिंग एबिलिटी है, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, विस्तार से इन तमाम चीजों पर प्रकाश डालने के लिए। स्वाति जी, आपका भी शुक्रिया। गीतिका जी, शुक्रिया आपका। धीरज जी, वशिष्ठ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जो चर्चा हुई है उससे आपको कुछ ऐसे टिप्स मिले होंगे जिनको अपनाकर आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, खुद के लिए कोरोना का सुरक्षा कवच तैयार कर सकते हैं। हमारी इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। तमाम मेहमानों का शुक्रिया।